एक आदमी अपनी ही बीवी का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसको समझ नहीं आता कि वो उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाए। ऐसे में वो एक बहुत ही गिरी हुई हरकत करता है जो शायद ही किसी ने सोची होगी, और वो उसके बाद अपनी ही बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद अपने घर में रखे हुए कुकर में 72 घंटों तक, 72 आवर्स तक उन टुकड़ों को उबालता है। उसके बाद वो वहीं शहर की नदी में उनको फेंक देता है। फिलहाल ये शख्स गिरफ्त में है पुलिस के, लेकिन पुलिस अभी भी उन टुकड़ों को ढूंढने में लगी है, लेकिन उसको अभी भी कोई भी जो है सबूत या उस लाश के जो टुकड़े हैं वो नहीं मिल पाए हैं। आपको नहीं लगता कि लोग आजकल पागल होते जा रहे हैं? और जब आप इस पूरे केस की, जिस आदमी ने ये किया उसका रीजन जानेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो वजह इतनी छोटी वजह है कि कोई कैसे उस वजह को लेकर अपने बीवी का कत्ल कर सकता है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि हर चीज पर वो बस सामने वाले इंसान को, अपने इतने सालों का रिश्ता सब खत्म कर देते हैं और उसको जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। क्या वो नहीं जानते कि ये जो कर्म कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे और यही उनका कर्मा निकलेगा? क्या वो सारे इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिश्ता सब भूल जाते हैं? और इनफैक्ट इन लोगों का प्यार आजकल का नहीं कि जो लोग 1 महीने, 6 महीने या फिर साल शादी चलती है, बल्कि इनका रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम चला है। इनके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा खुशहाल परिवार था, लेकिन उस आदमी को जो जरा सी बात पे गुस्सा आया उसने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या वो जिंदगी जी पाएगा? किसका नुकसान हुआ? वो तो खुद जेल चला गया, माँ मर गई और बच्चे अनाथ हो गए। क्या उन पे बीत रही होगी सिर्फ वो बच्चे ही जानते हैं। और किस पर विश्वास करें आज के समय में? लोग कहते हैं कि आपने अननोन पर्सन से बात करी, उसने आपके साथ ऐसा कर दिया। यहाँ तो खुद का पति, इतने सालों का रिलेशन, उसके 2 बच्चों की माँ थी वो, और इतने छोटे रीजन की वजह से उसका कत्ल कर दिया, वो भी इतनी बेरहमी से उसके शरीर के फिर टुकड़े करे। ये पूरा मामला है हैदराबाद के मीरपेट इलाके का। इस मकान में जो किचन में बिखरे हुए बर्तन दिख रहे हैं, इन्हीं बर्तनों के बीच रखा हुआ बड़ा सा प्रेशर कुकर। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि ये साफ सुथरे कुकर में अब से चंद रोज पहले खुद इस घर की महिला जिसके शरीर के टुकड़ों को उबाला गया, वो अभी कुछ दिन पहले ही इस कुकर में घर वालों के लिए खाना बनाया करती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इस मकान से सामने आई यकीन ना आने वाली कुछ ऐसी कहानी। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग अब इस मकान को देखने आ रहे हैं। पुलिस इस भयानक वारदात के सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा कत्ल जिसने दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस और बॉम्बे के सरस्वती मर्डर केस की यादें फिर से ताजा कर दी। इस मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ अचानक से गायब हो जाती है। देश के नांदेड़ की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश से ही प्रकाशम जिले का रहने वाला है। 45 साल की गुरुमूर्ति ने पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया था और फिर वहां से रिटायर्ड होने के बाद उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल होने का फैसला कर लिया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। माधवी और गुरुमूर्ति को 2 बच्चे भी थे, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उधर नांदेड़ में उसके माता पिता और अपनी बेटी के गायब होने से काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब ही नहीं दिया और बहुत ही हल्के में कहा उसका और माधवी का झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो घर से निकल गई है। इससे माधवी के माता पिता हैरान तो हो गए, बट वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में वो हैदराबाद के इसी कॉलोनी में जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। हैदराबाद आने के बाद पहली बार उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों ने मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मीरपेट थाने में दर्ज करवाई। वैसे बेशक रिपोर्ट माधवी के माता पिता और पति ने एक साथ मिलकर दर्ज करवाई, लेकिन सच ये नहीं था। आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा तो वह उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों के लिए अपने घर
नांदेड़ जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में जो होता है ना ये त्योहार बेसिकली ये पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाया जाता है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए। बस इस बात पर दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। माधवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। गुरुमूर्ति ने सोचा कि माधवी किसी अपने दोस्त के घर चले गई होगी नाराजगी में और लौटकर आ जाएगी, क्योंकि ऐसे में गुरुमूर्ति ने बताया कि वो भी बहुत गुस्सा था, तो वो नहीं चाहता था कि वो उसको मनाए। वो चाहता था कि माधवी खुद घर लौटकर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच माधवी के पेरेंट्स का कॉल आने लगा। तब उसने जो भी इंसिडेंट उन दोनों के बीच में हुआ था, किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ, वो एज इट इज चीजें बताई उसके पेरेंट्स को। लेकिन इस बात को 2 दिन बीत गए तो माँ बाप की फिक्र जो थी उसका लेवल आप सोच ही सकते हैं कि क्या ही लेवल होगा कि उनकी बेटी 2 दिन से गायब है, फोन स्विच ऑफ है, घर लौट कर नहीं आ रही, तो ऐसा क्या हुआ है। बट उन्होंने जब अपने दामाद से यानी गुरुमूर्ति से जब बात करी तो उनको तसल्ली नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, वो अभी के अभी हैदराबाद चलते हैं और वहां जाकर पता लगाते हैं। फिर उन्होंने अपने दामाद से बात करी, सोचा, विचार किया और उसके बाद आखिरकार उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, यानी शिकायत दर्ज करवा दी। वो जो थी पुलिस, उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। शक किस चीज को लेकर बढ़ा कि अगर उसकी बीवी माधवी घर से गायब है तो पेरेंट्स जब आए तो तभी कंप्लेंट क्यों कराई गई, पहले ये सब चीजें क्यों नहीं की गई। क्योंकि अगर उसको अपनी बीवी की फिक्र होती तो कुछ घंटे, हर इंसान कुछ घंटे इंतजार करेगा कि वो नाराज है, उसके बाद ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर उसको ऐसा लगा कि वो फ्रेंड के घर गई थी या किसी जान पहचान के घर गई थी तो उन्हें उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। वो 2 दिन तक हाथ पे हाथ धरकर कैसे बैठा रहा। जब उसके पेरेंट्स आए तब वो उनके साथ भागदौड़ कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, पूछताछ कर रहा है, पता कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू करी। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब पुलिस सख्ती से पूछताछ पर आती है तो हर गुनहगार जो होता है अपना गुनाह कबूल कर ही देता है। और आखिरकार सच सामने आया। जो सच सामने आया उसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी बीवी की हत्या करी है, वो भी इतनी बेरहमी से, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। गुरुमूर्ति ने बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि 16 जनवरी को माधवी और उसके बीच में झगड़ा हुआ था। यहाँ तक सब कुछ स्टोरी बिल्कुल सच थी। फिर उसकी लाश के उसने टुकड़े करे, काट डाला और उसके बाद जो उसके दोनों बच्चे थे इस बीच, वो घर पर नहीं थे। वो मकर संक्रांति की छुट्टी के लिए अपनी बहन यानी उसके अपनी बुआ के घर गए हुए थे, जिसके चलते उसने झगड़े में अपनी बीवी का गला दबाया। और जब गला दबाने के बाद वो मर गई तो जब उसको होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी जब गुरुमूर्ति को ऐसा लगा कि बहुत देर हो चुकी है, उसने गलत चीज कर दी, तो ऐसे में वो घबरा गया। अब उसको लगा कि उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, उसको कोई रास्ता नहीं मिला। तो उसने अपनी बीवी के टुकड़े करने स्टार्ट करे। फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू करा, जिससे उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हो और लाश भी जो है वो सड़ जाए। और 48 से 72 घंटों का वक्त लगा। फिर उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा, उन्हें अपने घर के पास मौजूद चीलागुड़ लेक में डाल दिया। जब उससे और पूछताछ की गई तो गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने लाश के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को फेंकना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मूसल से पहली हड्डियों को तोड़ा, फिर उन्हें चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में वो भरता रहा। फिर उन्हें वो ले जाकर वहां पर जो झील थी, लेक थी, वहां पर उसने जाकर फेंक दिया। और ऐसे में फेंकने से पहले उसने उन सारे टुकड़ों को, साथ ही हड्डियों का जो तोड़ा था, चूरा बना था, उन सबको पानी में डालकर अच्छे से उबाला। 72 घंटों तक वो यही काम करता रहा। इन सारे केस को सुनने के बाद पुलिस को एक बात बहुत हैरान में डाल देती है कि आखिरकार गुरु ने इतना सब कुछ करने के बावजूद पूरे मकान को इतने अच्छे तरीके से साफ कैसे किया कि नंगी आंखों से खून के धब्बे नजर आना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया है, ताकि अगर वहां लाश के ठिकाने जो लगाए गए हैं उसके कुछ टुकड़े या पकाए जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें वहां रह गई हों जो सबूत के तौर पर जुटाई जा सके। पुलिस सूत्र को सीसीटीवी फुटेज, सूरत के ऐसे कुछ तथ्य भी हाथ लगे हैं जो कि इस केस के रहस्य को और ज्यादा पुख्ता कर देते हैं। गुरुमूर्ति की जो पत्नी है माधवी की आखिरी बार इस मकान के अंदर जाने की फुटेज तो है, लेकिन बाहर आने की तस्वीरें नहीं, जबकि गुरुमूर्ति के अंदर आ जाने की कई तस्वीरें मौजूद हैं। उसने अपनी पत्नी की हत्या को लेकर जो कहानी सुनाई उसे सही साबित होने का डर और बढ़ गया है। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के जिला गुडाल लेक की भी तलाशी शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस को वहां से मानव शरीर का एक ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से जुड़ा हो। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शायद गुरुमूर्ति ने टुकड़ों को बीच पानी में फेंका और वह टुकड़े मछलियां या फिर किसी और
जीव जंतु ने खा लिया। इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान है जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए। ऐसे में बस पुलिस अभी इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है। फिलहाल जो वो बंदा है, यानी जो वो गुरुमूर्ति है, वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन आगे उसको सजा दिलाने के लिए सारे सबूत इकट्ठे करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कभी भी अपने बयान से पलट सकता है। और ऐसे में अगर वो अपने बयान से पलट गया तो माधवी को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में जरूर बताएं। क्या सोच आपकी कहती है, क्या होना चाहिए था, कैसे कैसे लोग हैं, जरूर कुछ तो अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और ऐसे ही और खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।